अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट है, लेक्चर 03 हमारे चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम फ्रॉम क्लास 11th अकॉर्डिंग टू और एमडीके 2025 के सिलेबस के मुताबिक। तो शुरुआत करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की से कि ये क्या होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल में हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे कि हमारे पास CH3 COOH है, एसिटिक एसिड। दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता है कि जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है इसकी डिसोसिएशन क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी स्लो होता है इसकी डिसोसिएशन। और जो रिएक्शन स्लो होते हैं इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते सॉरी। तो यहाँ देख लें, ये जब पानी में डिसोसिएट होगा तो ये हमें CH3COO नेगेटिव देगा और साथ साथ में हमें एक H+ का आयन भी देगा। अब ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये इसका बैकवर्ड रिएक्शन है। केमिकल इक्विलिब्रियम से आपको पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो एक न एक टाइम इक्विलिब्रियम पॉइंट तक का पहुंच जाता है। अब जरा देख ले, जब हमारे पास इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर दिस वेरी रिएक्शन। तो ये हो गया इसके लिए इक्विलिब्रियम। अब क्या है कि जब तक ये इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम के लिए जब तक आप कुछ कंडीशंस है वो आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। और वो कंडीशंस कौन कौन से है आपने लिटरेचर प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि एक है हमारे पास कंसंट्रेशन, एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम और एक है टेम्परेचर। कि जब तक आप इनके लिए इन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे ये इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। और अगर आपने इन टर्म्स में से यानी कंसंट्रेशन में से, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में से किसी एक टर्म को भी आपने डिस्टर्ब किया, चेंज किया, तो आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च प्रिंसिपल फिर वो कहता है कि फिर वो आपके चेंज के अगेंस्ट जाएगा। अब जरा देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है CH3COONA। ये एक साल्ट है and this is a salt of a weak acid and a strong base। आप लोग देख सकते हैं दिस इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड और ये किससे बना है, जैसे कि CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इन दो कंपोनेंट से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। तो जब भी हमारे पास अब एक ऐसा साल्ट होता है जिसमें कोई एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है या स्ट्रॉन्ग बेस से, तो वो साल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग साल्ट होता है, यानी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और वो अप्रोक्सीमेटली 100% ऑफ पानी में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, यानी इसकी डिसोसिएशन की डिग्री या इसकी डिसोसिएशन का एक्सटेंट काफी ज्यादा होता है। क्लियर है। अब हमने क्या किया, ये मेरे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर था और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मैंने क्या डाल दिया, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। जब ये मैंने डाल दिया तो इस इलेक्ट्रोलाइट ने मुझे क्या दे दिया, CH3COO नेगेटिव प्लस सोडियम पॉजिटिव। मैंने क्या किया, ये मेरे पास ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर अचीव्ड हुआ था, यानी इसके लिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब सेम था। लेकिन जब मैंने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया सोडियम एसीटेट जिसका नाम है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेट्स सपोज ये 10 मोल्स लिए है तो मैंने तो ये 10 मोल बनेगा, ये 10 मोल्स, ये 3 मोल्स लिए है तो ये भी 3 मोल्स बनेगा, ये भी 3 मोल्स। तो इन इस कंपाउंड के डालने से मेरे इक्विलिब्रियम में कौन सा चेंज आ गया, इस सोडियम एसीटेट की वजह से यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है। क्योंकि अगर आपने सोडियम एसीटेट डाल दिया है तो इसका कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके कंसंट्रेशन की इंक्रीज या डिक्रीज हमारे इक्विलिब्रियम को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इन जैसा कोई एक भी चीज हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में नहीं है। सोडियम एसीटेट अगर आप देखें ना तो प्रोडक्ट साइड में है ना रिएक्टेंट साइड में है। हमारे पास इसके डालने से हमारा सोडियम प्लस भी इंक्रीज हुआ। तो सोडियम प्लस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की वजह से हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर को कुछ नहीं हो रहा, चाहे वो इंक्रीज हो जाए या चाहे वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में से ना तो प्रोडक्ट साइड में ना रिएक्टेंट साइड में कोई एक भी सोडियम प्लस नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन जब हमने सोडियम एसीटेट डाल दिया तो मेरे पास एसीटेट आयन बी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। और एसीटेट आयन जब इंक्रीज हुआ तो हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में से एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई इसकी वजह से। क्लियर है, इसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पर था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने क्या डाल दिया, सोडियम एसीटेट डाल दिया
तो मेरा CH3COO नेगेटिव यानी एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, ये डिस्टर्ब हुआ। क्लियर है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, वो आपके चेंज के अगेंस्ट जाएगा, जो भी आपने चेंज लाया है। और आपने कौन सा चेंज लाया है कि आपने एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है। अब वो इस एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ से अब वो क्या करेगा कि CH3COO नेगेटिव यानी एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। और फिर इसके लिए वो क्या करेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा हमारा इक्विलिब्रियम, जिस डायरेक्शन में एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही हो। तो अगर हम देख ले तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में से तो हमारे पास एसिटिक एसिड इस्तेमाल होकर एसीटेट आयन बना रहा है और हाइड्रोजन प्लस आयन बना रहा है। लेकिन अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो मेरे पास एसीटेट आयन और H प्लस आयन इस्तेमाल होकर एसिटिक एसिड बना रहे हैं। तो मेरे पास कौन सा रिएक्शन शुरू हो जाएगा, हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो, यानी आवर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास अगर मैं देख लो यहाँ पर तो यहाँ एसिटिक एसिड की क्या हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है। क्या हो रही है, डिसोसिएशन। और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, एसिटिक एसिड की एसोसिएशन हो रही है, ये फिर से बन रही है। तो बनने वाले प्रोसेस को हम एसोसिएशन कहते हैं और टूटने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कहते हैं। अब जरा देख ले, ऑलरेडी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था। इसकी डिसोसिएशन की एक्सटेंट बहुत कम थी। लेकिन जब आपने क्या किया, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट डाल दिया, तो इस वजह से हमारे पास इस मुकम्मल मिक्सर में ये सारा का सारा अब एक ही मिक्सर है। ये सारा का सारा एक ही मिक्सर, पहले ये वाला मिक्सर था जो कि इक्विलिब्रियम पर था, फिर आपने ये डाल दिया। तो इस वजह से इस पूरे मिक्सर में से हमारे पास इसकी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, इसकी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। इसकी कंसंट्रेशन की इंक्रीज या डिक्रीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हुआ तो हमारा ये वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो इक्विलिब्रियम ने क्या करना चाहा कि मैं इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहता हूँ। तो इसने इस मकसद के लिए हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शुरू किया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन शुरू होगा तो इसकी ऑलरेडी डिसोसिएशन की एक्शन क्या थी, कम थी। अब मजीद भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन फिलहाल स्टॉप हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होगा, सिर्फ एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा। मतलब हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड अवर भी क्या हो गई, कम हो गई। तो आप लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज कॉमन एन इफेक्ट के द डिक्रीज the decrease in the decrease in degree of dissociation, degree of dissociation, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम एक अलग ही टॉपिक का डिस्कस करते हैं और इनका एक अलग लफड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा इसका एक अलग लफड़ा है, इसके अपने न्यूमेरिकल्स हैं। तो वो सारे हम कुछ यानी कहीं और पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब टाइम आएगा। लेकिन एमडीकेट में हमें जो पूछा गया है हम सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या द डिक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं द further decrease in degree of dissociation or extent of a dissociation of a weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte, the decrease in a degree of dissociation of a weak electrolyte, the further decrease in the degree of dissociation of a weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte having a common आयन, एक कॉमन आयन हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक कॉमन आयन हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। जरा देख ले, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों में से एक कॉमन आयन है एसीटेट आयन। तो हम क्या कह सकते हैं कि द फर्दर डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या द फर्दर डिक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या इन एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट
in the presence of a strong electrolyte having a common ion with the weak electrolyte, having a common ion with the weak electrolyte is called common ion effect. इसको हम क्या कह सकते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? तो ये हो गई हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट और इसका एक एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपके ये कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ से हम फिर बफर सोल्यूशन की भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू करते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू करते हैं। सो कॉमन आयन इफेक्ट हमारे केमिस्ट्री में एक क्रिस्टल इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी कंसेप्ट हमें बहुत क्रिस्टल होनी चाहिए। क्लियर है? एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल 2 हो गई हाइड्रोजन साइनाइड। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी कम है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा और रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ साथ ये हमें H+ आयन देगा और साइनाइड आयन देगा। इट इज अ वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं। ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन, ये इसका बैकवर्ड रिएक्शन। मैं कहता हूँ कि ये इस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो चुका है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस मिक्सचर में से मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी इसके साथ एक कॉमन आयन हो। तो जरा देख ले, इसमें साइनाइड है, इसमें साइनाइड आयन, ये क्या है? कॉमन है। लेकिन ये वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होगा और हमें क्या देगा? पोटेशियम प्लस देगा और साइनाइड आयन देगा। इसके डालने से हमारे इस मिक्सचर में से पोटेशियम प्लस की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम में कोई भी पोटेशियम प्लस नहीं है, तो इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर पोटेशियम प्लस की वजह से कोई असर नहीं होगा, लेकिन साइनाइड आयंस भी इंक्रीज होगा इसके डालने से। तो साइनाइड आयंस इधर हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में है, तो इसके इंक्रीजिंग की वजह से यहाँ पर कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है कि इसके डालने से मेरे पास क्या हो गया? साइनाइड आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो जब ये इंक्रीज हो गई तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? जरा देख ले, इसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। तो वो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। और जब ये डिस्टर्ब होगा तो वो क्या करेगा कि इस साइनाइड आयंस में जो आपने चेंज किया है, इंक्रीजिंग चेंज, वो इसमें डिक्रीजिंग चेंज लाएगा, आपकी चेंज को अनडू करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए हमारा कौन सा रिएक्शन शुरू होगा? बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन शुरू होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होगा। यानी हमारे पास एसोसिएशन की स्पीड बढ़ेगी और डिसोसिएशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिसोसिएशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बल्कि नहीं होने वाला, क्योंकि अब एसोसिएशन होने वाला है। हमारा इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है? इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए वो एसोसिएशन कर रहा है ताकि साइनाइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो हमारा डिसोसिएशन और भी कम हो रहा है हाइड्रोजन साइनाइड का। तो हम कह सकते हैं कि द डिक्रीज here occur the decrease in degree of dissociation of hydrogen cyanide आकर डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि क्या है? हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बाय द एडिशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड, जो कि क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हैविंग अ कॉमन आयन हैविंग ए कॉमन आयन। कौन सा? साइनाइड आयंस। Decrease in degree of dissociation of hydrogen cyanide, a weak electrolyte by the addition of potassium cyanide. Strong electrolyte having a common ion cyanide is called a common ion effect. Common ion effect. CIE means common ion effect. इसी तरह आप एक और एग्जांपल्स ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3, जैसे कि हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको हम क्या कहते हैं?
वीक बेस कहते हैं, और वीक बेस या वीक एसिड हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ये क्या करेगा, विद रिवर्सिबल रिएक्शन हमें अमोनियम प्लस देगा और साथ साथ में हाइड्रोक्सिल आयंस भी देगा। ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन, ये इसका बैकवर्ड रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर है। लेट्स सपोज करते हैं कि दिस रिएक्शन इज एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम इसमें डालते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसका इसके साथ एक कॉमन आयन हो, तो वो हम क्या डाल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अब ये एक साल्ट है, लेकिन ये साल्ट जो है दिस इज अ साल्ट ऑफ अ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सर आप लोग देख सकते हैं कि ये किससे बना है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस HCl से बना है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ वीक बेस। ये क्या है, वीक बेस। तो मैंने कहा है आपसे कि साल्ट में कोई एक भी कंपोनेंट स्ट्रांग हो, यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है वो स्ट्रांग एसिड से आया है, तो साल्ट में कोई एक भी कंपोनेंट स्ट्रांग हो, वो साल्ट फिर क्या रहता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो दिस इज वन इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये विद इरिवर्सिबल रिएक्शन हमें क्या देगा, अमोनियम प्लस देगा, अमोनियम प्लस, और साथ साथ में क्लोराइड नेगेटिव आयंस देगा, क्लोराइड नेगेटिव आयंस। तो अब हमारे पास क्या होने वाला है कि यहाँ इस के डालने की वजह से हमारे पास अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसके वजह से हमारा इक्विलिब्रियम में, यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास अमोनियम प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हुआ तो वो क्या करेगा कि इस अमोनियम प्लस की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, एंड फॉर दिस पर्पस इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो देयर विल अकर decrease in degree of dissociation of ammonium hydroxide, which is called common ion effect. क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अब एक ये बात याद रखें कि ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, इट इज बेस्ड ऑन ली शॉर्टर प्रिंसिपल। आप लोग लिख सकते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट इज बेस्ड ऑन ली शॉर्टर प्रिंसिपल। Common ion effect is based on Lee Shorter principle. Common ion effect is based on ली शॉर्टर प्रिंसिपल। आप लोग बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ली शॉर्टर प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल ही कर रहे हैं, और इससे पहले वाले लेक्चर सीरीज 2 में आपने ली शॉर्टर प्रिंसिपल पढ़ा है कि वो क्या होता है। तो यहाँ पर सारा का सारा क्या इस्तेमाल हो रहा है, ली शॉर्टर प्रिंसिपल ही इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात ये कि आपके FSC के फर्स्ट ईयर बुक्स में जो डिफिनीशन किया गया है वो इस तरह डिफिनीशन किया गया है कॉमन आयन इफेक्ट का, कि द डिक्रीज द सप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या extent of dissociation या extent of solubility due to the presence of a weak electrolyte, the suppression in the extent of dissociation of a weak electrolyte due to the presence of a strong electrolyte having a common ion is called a common ion effect। और एक दूसरा डेफिनेशन ये किया गया है वहां पर कि the shifting of equilibrium, the shifting of equilibrium in backward direction, in a backward direction due to the addition of a strong electrolyte having a common ion with the weak electrolyte present in the equilibrium mixture is called कॉमन आयन इफेक्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं, तो आप किसी तरह भी इसकी डिफिनेशन कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको आसान लगे, आप उसी तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं।
तो ये हो गई हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट की। अब एक क्वेश्चन इसके लिए कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर, लेकिन उसके लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटेल से पढ़ना चाहिए। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटेल से नहीं पढ़े तो फिर वो सारे क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर, हमारे बुक में नहीं है लेकिन मुझे किसी और सोर्स से मिला है, तो वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि why the concentration of fluoride ions decreases by the addition why the concentration of fluoride ions from hydrogen fluoride why the concentration of fluoride ions from hydrogen fluoride decreases by the addition of a nitric acid। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्यों हो रहा है कि जब हमारे पास हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को पानी में डालते हैं तो वो जो हमें फ्लोराइड आयंस देता है, उस फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है अगर हम इसी ही सोल्यूशन में हम नाइट्रिक एसिड डाल दें। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कि इसका आंसर क्या है। जरा देख ले, हमने क्या किया, हाइड्रोजन फ्लोराइड को पानी में डाल दिया और आपको पता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन और ये इसका बैकवर्ड रिएक्शन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम क्या करते हैं कि इसका एक खास यानी ये हमारे पास आर एफ इसके लिए बराबर हो चुका है आर बी के और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। यहाँ पर फ्लोराइड आयंस की एक खास कंसंट्रेशन है, लेकिन जब हम क्या करते हैं इसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं, नाइट्रिक एसिड, तो ये हमें क्या देता है H+ आयन और नाइट्रेट आयन देता है। अब वो पूछता है कि ये जब हमने डाल दिया तो क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, क्यों? तो हमें हम अब देख सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपने नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो इस वजह से इस इक्विलिब्रियम मिश्रण में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ये वाला इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। इसकी वजह से ये वाला इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। और फिर इसने क्या चाहा कि मैं H+ आयन की कंसंट्रेशन अब डिक्रीज करूंगा और इस पर्पस के लिए वो किस तरफ शिफ्ट हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब ये शिफ्ट होगा तो वो किस तरह शिफ्ट होगा कि अब H+ आयंस की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो चुकी है, तो वो इसको किस तरह डिक्रीज करेगा कि बैकवर्ड रिएक्शन शुरू करेगा। बैकवर्ड रिएक्शन में मेरे पास H+ और फ्लोराइड आयंस क्या होंगे, कंबाइन होकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएंगे। ये बार बार H+ आयन और फ्लोराइड आयंस कंबाइन होकर हाइड्रोजन फ्लोराइड देंगे। तो इसी तरह मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी और साथ साथ में H+ की कंसंट्रेशन नॉर्मल होती जाएगी, लेकिन फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये वाला जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो ये क्या हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है। और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमारे पास फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप आंसर दे सकते हैं कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप ये वाला आंसर दे सकते हैं। जरा देख लो स्क्रीन मुकम्मल आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट। इससे पहले इसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे बफर सोल्यूशन की तरफ, और बफर सोल्यूशन की थोड़ी हम चाहते हैं कि डिटेल से आपके साथ डिस्कस करें बफर सोल्यूशन को। आज कॉमन आयन इफेक्ट इतना ही था जो आपने देख लिया। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है, बहुत टफ न्यूमेरिकल्स है कॉमन आयन इफेक्ट के मुताबिक। कॉमन आयन इफेक्ट में हम सॉल्युबिलिटी को भी पढ़ते हैं और कॉमन आयन इफेक्ट में हम बफर सोल्यूशन को भी पढ़ते हैं, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट की अपने लिए भी कुछ टफ न्यूमेरिकल्स है, लेकिन उसके लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटेल में पढ़ना चाहिए। वो नहीं पढ़ेंगे तो उसके कुछ फार्मूलेस बनते हैं, तो इस वजह से फिर हम इसके जो टफ न्यूमेरिकल्स है वो नहीं कर सकते जब तक हम वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप मुझे बता दें, फिर मैं वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्सप्लेन कराऊंगा। फिर उसके बाद हम कॉमन आयन इफेक्ट के जो टफ न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे, अगर आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बस काफ़ी ये इनफ है, इससे हम इंशाल्लाह इंडिकेट वाले एमसीक्यूज सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बफर सोल्यूशन एंटायर सब बफर सोल्यूशन को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और एक बात है कि आप हमें अपनी दुआ में याद रखें और मैं आपको अपनी दुआ में याद रखता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।